बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्लास, मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू में और इक्वल टू में ना डिफरेंस होता है। ठीक है, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो हम इफ और एल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर सिंगल इफ लिखा हो तो वन वे सिलेक्शन हो तो क्या होता है, डब टू वे सिलेक्शन हो तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट चलानी तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स का यूज़ कर देते हैं। जो भी इफ लगा हो तो उसके नेक्स्ट में जो भी ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आएगी वो सारी की सारी चलेगी। उसके बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़े। ठीक है, अभी कुछ कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि इक्वल टू और इक्वल टू में वो ना मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो कोड का आंसर है वो ना गलत हो जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं कि वो गलत क्यों करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक्स की कोई भी वैल्यू एंटर करवाई, उसको मैं 5 के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ कि आया कि एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है ये वाला जो इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये वाली 5 की वैल्यू एक्स को स्टोर करा देगा और ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, जब वो हमेशा ही ट्रू होगा तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट हर दफा चलेगी। ठीक है, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस x की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं है, तो मुझे ये वाला जो डबल इक्वल टू का ना ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ इफ x इज इक्वल टू 5, तो क्या करेगा, इस x के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको कंपेयर करेगा 5 के साथ। ठीक है, अगर तो x की वैल्यू 5 के साथ कंपेयर होकर इक्वल हो जाएगी तो ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अगर नहीं होगी तो वो वाला ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल इक्वल टू लिखा तो इसका मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज कंसिडर्ड एज ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये सिंटैक्स एरर तो नहीं आएगा, यहाँ पे लॉजिकल एरर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने लॉजिक क्या लगानी थी कि हमने x की वैल्यू को और 5 को आपस में कंपेयर करना था, और हमारी लॉजिक लग क्या गई कि x के अंदर ये वाली वैल्यू कॉपी हो रही है। तो इसका मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा ही ट्रू कंसीडर होगा। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि x की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं है, तो हमें ये जो इक्वल टू का साइन है ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि अभी तक हमने पढ़े थे कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं और यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के दरमियान यूज होते हैं और जो यूनरी ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है। सही, अब देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर यानी कि टर्शरी या टर्नरी ऑपरेटर क्या चीज होती है। ठीक है, इनको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इनकी इफ एल्स के साथ भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये इसका सिंटैक्स है कि एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं। ठीक है, और आगे साइन ऑफ एक्स ये डालते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, उसके बाद कॉलन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन 3 लिखते हैं। ठीक है, ये जो इंटेरोगेटिव साइन डाला है, अगर तो ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, क्या एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वाली एक्सप्रेशन 1 की जो भी आंसर अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि ये सिमिलर काइंड ऑफ इफ एल्स कंडीशन की तरह है। इस एल्स में भी यही होता था कि हम एक एक्सप्रेशन चेक करते थे, अगर उसकी वैल्यू ट्रू आ जाती थी तो नेक्स्ट वाली लाइन प्रिंट कर देते थे, अगर फॉल्स आ जाती थी तो एल्स के अंदर चले जाके नेक्स्ट वाली लाइन प्रिंट करवा देते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सम काइंड ऑफ इफ एल्स को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन की आंसर ट्रू है तो ये वाला एक्सप्रेशन चल जाएगा, अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 चल जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन 2 चलना है या एक्सप्रेशन 3 चलना है, इंटायरली डिपेंड ऑन द लॉजिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1। लॉजिकल वैल्यूज मीन के या कि इस एक्सप्रेशन 1 की जो भी वैल्यू होके आएगा उसका ट्रू आएगा या लॉजिकल ट्रू आएगा या लॉजिकल फॉल्स आएगा। अगर लॉजिकल ट्रू आ गया तो एक्सप्रेशन 1 चलेगा, अगर लॉजिकल फॉल्स आ गया तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। सही हो गया। तो अब आते हैं एक न्यू कंसेप्ट के ऊपर कि स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं। अगर आपको इफ एल्स कंडीशन समझ आ गई तो स्विच स्टेटमेंट एग्जैक्टली 100% इफ एल्स की ही तरह काम करते हैं, बस इसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है। तो इसमें स्विच यूज होता है, केस यूज होता है, ब्रेक यूज होती है। ठीक है, और डिफॉल्ट यूज होती है। और स्विच शुरू करने से पहले ये बता दूं कि जो स्विच है, केस है, ब्रेक है, ये जितने वर्ड है ना डिफॉल्ट है, ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड। ठीक है, इनको हम एज आइडेंटिफाइड यूजर नहीं कर सकते। ठीक है, स्विच में भी क्या होता है कि हम एक ये देखें एक्सप्रेशन चेक करते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू को एवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे हम सिंपल कोई इंटीजर भी दे सकते हैं, कोई करैक्टर भी दे सकते हैं या कोई
पूरा एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उसका आंसर भी जो भी एक्सप्रेशन एवेल्यूट होकर आंसर आएगा ना, उस आंसर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को केस 1 के साथ कंपेयर करेगा। अगर केस 1 के साथ सही हो गया तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, बाकी सारी ब्रेक हो गए। इस ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पे कोड ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं चलना। ठीक है, अगर ये वाला केस के साथ वैल्यू मैच ना हुई तो नेक्स्ट केस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये जो मैं जेनेरिक बोलने जा रहा हूँ केस 1 और वैल्यू 1, इससे अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। इससे बेहतर है कि हम ना एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर यहाँ पे आके हम ना ये वाली इंग्लिश पढ़ेंगे कि लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए जी, इसकी एक एक्सप्रेशन है, इसका फ्लो चार्ट पहले, फ्लो चार्ट भी बाद में देखें, पहले इसका ना देख लेते हैं कि वैल्यू दे एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम ऊपर फ्लो चार्ट पे जाएंगे, फिर उसकी जो लिखी वो चीज़ें देखें। अब देखें जी, इसी कोड को हम इफ एल्स कंडीशन के साथ भी लिख सकते हैं और इसी कोड को हम स्विच के साथ भी लिख सकते हैं। स्विच के साथ लिखने का तरीका यह है कि यहाँ पे हम यूजर से ग्रेड एंटर करवाएंगे और यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू कोई दे देगा। ठीक है, अब प्रोग्राम ये है कि यूजर ने ग्रेड एंटर करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस उसका जो भी CGPA आएगा ना, वो SGPA आएगा ना, वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे वो A प्रिंट करता है, A एंटर कर देता है। अब A एंटर कर देता है तो केस 1 के अंदर A लिखा है, तो केस 1 के अंदर जो भी लाइन लिखी होगी वो चल जाएगी। सपोज यहाँ पे वो ग्रेड B एंटर करता है, तो केस 1 के अंदर तो A लिखा है, ये वाला उसको कंपेयर करके नहीं चलेगा, ये वाली सारी लाइन ओमिट होगी। केस 2 के साथ कंपेयर करेगा तो अगर B लिखा होगा तो ये वाली स्टेटमेंट चला जाएगा, अगर B नहीं लिखा होगा तो केस 3 पे चला जाएगा। इसका मतलब है कि केस 1 केस A चल रहा है, केस B चल रहा है, केस C चल रहा है, या जो भी केस चल रहा है वो डिपेंड करता है ये जो ग्रेड की वैल्यू के ऊपर, और ये जो ग्रेड की वैल्यू ये यूजर एंटर करेगा। अगर यहाँ पे यूजर D एंटर कर देता तो केस D के ऊपर जाएगा और ग्रेड जो एवरेज SGPA है वो 1 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी यूजर है वो F एंटर कर देता है। ठीक है, अब केस A भी नहीं चलेगा, केस B भी नहीं चलेगा, केस C भी नहीं चलेगा, केस D भी नहीं चलेगा, केस F चलेगा, और जो आउटपुट पे आएगा वो आएगा ग्रेड इज इक्वल टू 0.0। ठीक है, अगर ग्रेड यहाँ पे A एंटर कर देता हूँ तो क्या होगा, वो केस A चल जाएगा और यहाँ पे ग्रेड 4 प्रिंट हो जाएगा। सपोज ये जितने भी केस है इनमें से यूजर कोई भी नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं G एंटर कर देता हूँ, कोई भी नहीं चलता, तो फिर क्या होगा, फिर ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू चल जाएगी। इसका मतलब है कि जितने भी केस के मैंने लिखे ना, केस A, केस B, केस C, इनमें कोई भी नहीं मैच हुआ तो वो क्या करेगा कि डिफॉल्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट के ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, द ग्रेड इज इनवैलिड। इनवैलिड का मीन के जो भी आपने ग्रेड एंटर किया है वो इनवैलिड है, आपको A, B, C या D, F इन्हीं में से एक एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर जाके कि वो चीजें क्या थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि स्विच स्ट्रक्चर इज अल्टरनेट टू इफ एल्स। इसका मतलब है यही काम आप इफ एल्स से भी करवा सकते हैं, यही काम स्विच स्ट्रक्चर से भी करवा सकते हैं। ये वाली एग्जांपल मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आएगी कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू एंटर करेंगे और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेस के ऊपर कि केस 1 चल रहा है, केस 2 चल रहा है, केस 3 चल रहा है, या डिफॉल्ट वाली वैल्यू चल रही है। अगर हम यहाँ पे कोई गलत वैल्यू एंटर कर देंगे तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, वो कहता है कि ये वाला एक्सप्रेशन पहले वैल्यूड होगा, यही सेकंड वाला पॉइंट लिखा है कि द इंटीग्रल एक्सप्रेशन इज वैल्यूएटेड फर्स्ट, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डेंस एक्शन टू बी टेकन। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ये डिटरमाइन करेगी कि कौन सा वाला एक्शन लेना है। एक्शन लेने का मतलब है कि केस 1 चल रहा है, केस 2 चल रहा है, केस 3 चल रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को वो कहता है कि समटाइम्स सेलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सेलेक्टर मीन्स के ये नीचे जितने भी केस लिखे हैं उसमें से कौन सा केस सेलेक्ट होना है, ये कौन सी चीज डिसाइड करती है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास उसका फ्लो चार्ट। ठीक है, देखिए जी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू केस 1 के साथ करेगा कंपेयर केस 2 के साथ, जिस केस के साथ मैच हो गई उसके सामने वाली स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद ब्रेक लगेगा और कोड हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस ये वाली वैल्यू करती है केस के साथ तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर ये वाली करती है तो ये वाली चल के हमारा केस कोड एंड हो जाएगा। ठीक है, 1 और मोर स्टेटमेंट में फॉलो केस लेबल। ठीक है, जैसे अभी इफ एल्स के कंडीशन के अंदर वो कंपाउंड स्टेटमेंट लिख रहे थे ना, इफ के अंदर आगे ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर दो स्टेटमेंट लिखी थी, जैसे वो लिखा था कि नो लॉन्गर माइनर, यानी कि वो डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ठीक है, वो 2 स्टेटमेंट हमने एक ही इफ के अंदर चलाई थी। तो इसी तरह हम एक स्विच के अंदर काफी ज्यादा स्टेटमेंट चला सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे ब्रैकेट्स के तौर पे हम करते हैं ब्रेक का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने उसको रोकना हो वहाँ पे आगे ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेक है, स्विच है, केस है, ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली एग्जांपल हमने देख ली थी, ठीक है। सपोज कि अगर हम कोई लॉजिकल एरर आ जाता है, ठीक है। अजर्ट फंक्शन होता है कि अगर कोई कोड के अंदर लॉजिकल एरर आ गया, फॉर एग्जांपल हमें कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करनी थी और डिवीजन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर ना जीरो आ गया। डिनोमिनेटर मीन्स के जो भी चीज बटे के नीचे होती है वहां पे जीरो आ गया। अब जब समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो होता है तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो कंपाइलर इन्फिनिटी को हैंडल नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉजिकल एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लॉजिकल एरर आ गया तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है कि फेल स्टेट के अंदर चला जाता है, इनपुट फेल स्टेट के अंदर चली जाती है। तो वहां से क्या होता है कि अगर अजर्ट फंक्शन लिखा हो तो अजर्ट फंक्शन क्या करेगा, उस लॉजिकल एरर को कैटर करेगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। वरना क्या होगा कि हमारे जो आंसर है वो बड़े अजीबोगरीब से आने शुरू हो जाएंगे। क्या, अगर कोई लॉजिकल एरर मीन्स के डिवाइड के अंदर जीरो आ जाए तो जो हमारा ऐसे कह सकते हो कि हमारा कोड क्रैश हो सकता है। क्रैश होने का मतलब है कि पता नहीं उसका आउटपुट क्या आएगी, वो अजीब गरीब सी आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम अजर्ट फंक्शन का ये वाला एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अजर्ट फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी ट्रू आंसर या तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। अगर जो ट्रू हो गई तो अजर्ट फंक्शन क्या करेगा, हमारे कोड को बंद कर देगा, ठीक है। आई थिंक के यहाँ तक ही हमको पढ़ना चाहिए इस लेक्चर के अंदर। ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें जी, ग्रेड के ऊपर, अच्छा ये जो ब्रेक वाला है ना, इसका मतलब है कि केस 1 चलेगा, केस 1 के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है तो उसके बाद ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रेक से पहले मैं 2 3 4 स्टेटमेंट और लिखता, तो जितनी भी इस केस का ये वाला ब्रेक है, इस केस और ब्रेक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो सारी की सारी चलेगी अगर यहाँ पे मैं ग्रेड ए एंटर करता हूँ, ठीक है। जैसे उसमें इफ में लिखा था, उसमें इफ और एल्स होता था, यहाँ केस एंड ब्रेक का मतलब है कि ये वो ब्रैकेट बंद वाला चक्कर, इसको एल्स के साथ कंपेयर वैसे नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इस ब्रेक से ऊपर ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी, अभी इस केस के अंदर एक ही लिखी है ना, अगर 10 स्टेटमेंट लिखी होती तो 10 की 10 चलती अगर हम ग्रेड ए एंटर करते, ठीक है। तो इसका मतलब तब तक चली जाएगी जब तक वो ब्रेक नहीं लिखेगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ना मजीद डिटेल के साथ देखेंगे, एक 2 एग्जांपल और के साथ। इस वाली वीडियो के अंदर हम छोटा ही कंसेप्ट डिस्कस किया है कि स्विच क्या होता है, केस क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मीनिंग यहाँ पे जो ग्रेड लिखा है, ठीक है, कि विच एक्शन इज टू बी टेकन, ठीक है। केस 1 चलना है, केस 2 चलना है, सॉरी केस सी चलना है, डी चलना है। अगर कोई भी वैल्यू हम इनवैलिड एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एल एंटर कर देते हैं ग्रेड की जगह, तो इसका मतलब एल वाला तो केस है ही नहीं है, तो डिफॉल्ट पे चला जाएगा कि जो ग्रेड की वैल्यू वो इनवैलिड प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी चीज़ें देखेंगे।